जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नॉलेज पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2024 के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अभी आपके पास 1 महीने का समय है उसमें आपको किस तरह से तैयारी करनी है और क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसकी वजह से आपका 100% सिलेक्शन जो है वो आपका श्योर हो जाए, और कौन कौन सी बुक्स आपके लिए बेस्ट रहने वाली हैं, इन्हीं सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आप लोग यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। बात की जाए तो जो आपकी कांस्टेबल की परीक्षा होने वाली है उसमें आपको 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे, और इन 150 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको कुल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और वहीं बात कर ली जाए कि जो आपके 150 प्रश्न हैं ये आपके 300 मार्क्स के होने वाले हैं, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 नंबर का होने वाला है। और वहीं इस एग्ज़ाम की नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात कर लें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी, यानी कि जो आपका प्रश्न 2 नंबर का है और यदि आप अपने प्रश्न को किसी भी प्रश्न को गलत करते हैं तो आपका 0.5 मार्क्स कट कर लिया जाएगा, यानी कि जो आपकी नेगेटिव हो जाएगी वह आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। साथियों, यह बात हो गई आपके एग्ज़ाम पैटर्न की। अब बात कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक डेट वायरल हुई थी 11 फरवरी को, और बताया गया था कि आपका कांस्टेबल की परीक्षा 11 फरवरी को होने वाली है। लेकिन साथियों, यह डेट खाली नहीं है, इस दिन आपका आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ऐसे में अब आपका एग्ज़ाम कब होगा? तो देखिएगा, आपका एग्ज़ाम तो आपका फरवरी में ही हो जाएगा, और आपको जो डेट देखने को मिलेगी वह 15 फरवरी के बाद किसी भी दिन आपका एग्ज़ाम कराया जा सकता है। तो साथियों, अब शॉर्ट में थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी परीक्षा में जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान के 38 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी की बात की जाए तो 37 प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं हिंदी से, और मैथ की यानी कि गणित की बात की जाए तो 38 क्वेश्चन आपको गणित के भी देखने को मिलने वाले हैं। रीजनिंग की बात की जाए तो 37 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के देखने को मिलने वाले हैं। तो इस तरह से आप टोटल करेंगे इनका, तो इन चारों ही सब्जेक्ट से आपको 150 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो साथियों, यह बात हो गई आपके शॉर्ट सिलेबस की। बाकी आपने अपना डिटेल सिलेबस देख लिया होगा। तो अब हम बात करते हैं आपके लिए कौन सी बेस्ट बुक रहने वाली है इस सिलेबस को कवर करने के लिए। साथियों, बेस्ट बुक में हम लोग सबसे पहले हिंदी विषय के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदी विषय का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपके पास इन दोनों में से कोई भी एक किताब होनी चाहिए, या फिर तो आपके पास लूसेंट की सामान्य हिंदी हो। अगर आपके पास लूसेंट की सामान्य हिंदी नहीं है तो आपके पास आदित्य पब्लिकेशन की किताब होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इन दोनों में सबसे अच्छी बुक मेरे हिसाब से कौन सी है। तो मेरे हिसाब से आपके लिए यूपी कांस्टेबल के लिए जो सबसे अच्छी किताब होने वाली है वह है आपके आदित्य पब्लिकेशन की किताब, क्योंकि इसमें आपको मैटर तो पढ़ने को मिलेगा ही, उसके साथ में आपको प्रीवियस ईयर के बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, जिनसे कि आप लोग साथ ही साथ पढ़ते जाएंगे और अपने उस चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। तो आपके लिए आदित्य पब्लिकेशन की किताब बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। यह किताब आपके पास होनी ही चाहिए। अब साथियों, हम सामान्य ज्ञान की बुक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा, सामान्य ज्ञान के सिलेबस को कवर करने के लिए आपके पास लूसेंट की सामान्य ज्ञान या फिर अंकित भाटी की येलो बुक नाम से सामान्य ज्ञान की बुक आती है। इन दोनों में से ही कोई सी भी आपके पास एक होनी चाहिए, वहाँ से आपका सामान्य ज्ञान का टॉपिक कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके बाद में मैथ के बारे में। तो मैथ में आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी होती है, इसीलिए अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है तो हम आपको सुझाव देंगे कि आप लोग कोई भी स्पेशल मैथ की बुक ले लेंगे जो कि खास तौर पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षाओं के लिए बनाई गई हो, क्योंकि इसमें आपका लेवल मेंटेन रहेगा। और जो बुक होती हैं उनमें काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो कि हाई लेवल के होते हैं और आपसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं, फिर आप लोग डिमोटिवेट होते हैं। जैसा कि उसमें बहुत सारे प्रश्न आपको एसएससी सीजीएल वगैरह के भी देखने को मिल जाएंगे। और यदि आपके पास आर.एस. अग्रवाल की बुक है तो आपका काम चल जाएगा, ये भी बुक काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर आपके पास नहीं है कोई भी बुक तो आप लोग मैथ की स्पेशल फॉर कांस्टेबल की बुक लेकर के आएंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए आपके पास कोई भी बुक हो, आप उससे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको बस रीजनिंग में प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही करनी है। इसके लिए आपके पास चाहे आर.एस. अग्रवाल की हो, आर्यंत की हो, या फिर एनी रीजनिंग बुक, कोई सी भी रीजनिंग की बुक आपके पास है तो आपका काम चल जाएगा। तो साथियों, यह बात हो गई आपकी बेस्ट बुक के बारे में। अब हम थोड़ा सा आगे और बात कर लेते हैं। अब साथियों, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी और पेड कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कौन से कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा जो कि सेल्फ स्टडी कर रहा है या फिर जिसने पेड कोर्स लिया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा, दोनों ही तरीके सही हैं, लेकिन आप कैसे भी तैयारी करेंगे आपको खुद से सेल्फ स्टडी तो करना पड़ेगा, यानी कि आपको अपना तो 100% देना ही होगा। बाकी का पेड कोर्स की बात की जाए तो देखिएगा, पेड कोर्स उनके लिए होता है जो कि नई नई अपनी शुरुआत कर रहे हैं। मान लीजिएगा
किसी का कांस्टेबल का पहला ही एग्ज़ाम है, अब उसको बहुत सारी जानकारी नहीं है, वो बहुत सारी जानकारी कलेक्ट करेगा तो उसका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे में उसको तो पेड कोर्स ले लेना है। लेकिन मान लीजिएगा कि आप इससे पहले काफ़ी एग्जाम्स दे चुके हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सेल्फ स्टडी ही करनी है। क्योंकि पेड कोर्स साथियों जब लिया जाता है जब आपके पास 5 से 6 मंथ का समय हो, लेकिन अभी आपके पास 1 से 1.5 महीने का ही समय है। तो ऐसे में क्या होगा कि आप पेड कोर्स तो ले लेंगे और वहाँ पर टीचर्स आपको करा भी देंगे बहुत जल्दी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा क्लासेस आपको देंगे कि आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी कर ही नहीं पाएंगे। और जब आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से याद नहीं करेंगे, तो आप कैसे अपने सिलेबस को कवर कर पाएंगे। सिर्फ कॉपी और पेन से कॉपी में लिखना उतारना, इस तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। आपको उसके लिए सेल्फ स्टडी करनी ही होगी। तो हमारे हिसाब से तो सेल्फ स्टडी बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट के लिए जो कि पहले से कोई एग्ज़ाम दे चुके हैं या फिर जिनकी तैयारी थोड़ी बहुत है, जिनको नॉलेज है, और मान लीजिए कोई बिगनर ही है जो बिल्कुल ही शुरुआत कर रहा है, पहला एग्ज़ाम है उसको कोई भी जानकारी नहीं है, तो उसको तो भाई एक पेड कोर्स ले ही लेना चाहिए, जिससे कि उसको जानकारी मिलती रहे, सही गाइडेंस मिलती रहे। अब साथियों बात कर लेते हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी है। अपने अंतिम 40 दिन जो आपके पास बचे हुए हैं उसमें आप किस तरह से तैयारी करें कि आपकी एक सीट पक्की हो जाए। तो देखिएगा, सबसे पहला सवाल आता है कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे हम पढ़ लें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो देखिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं 6 घंटे पढ़ लीजिएगा, कि 8 घंटे पढ़ लीजिएगा, कि 10 घंटे पढ़ लीजिएगा, या 12 घंटे पढ़ लीजिएगा। तो आपको जितना अपने हिसाब से सही लगता है आपको उतना घंटे पढ़ना है। कोई आपको बोल दे कि नहीं 12 घंटे पढ़ लो, 12 घंटे पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ कि आप 6 घंटे तो अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपने खींचा तो आप लोग 8 घंटे तक पहुंच गए। 12 घंटे का किसी ने बता दिया, आप लोग पढ़ रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में घुस ही नहीं रहा है, फिर उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो आपको अपने अनुसार मैक्सिमम जितना आप पढ़ सकते हैं, 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, लेकिन उतना जितना आपके दिमाग में घुसे उतना ही आपको पढ़ना है। और इसके बाद साथियों आपको क्या करना है, आपको अपना पूरा दिन किसी भी एक सब्जेक्ट पर नहीं देना है। मान लीजिएगा कि आप पढ़ने बैठे कि आज तो हम पूरा दिन मैथ निपटा कर ही मानेंगे, तो आप निपटा नहीं पाएंगे और आप अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, अपने अनुसार टाइम को मैनेज कर लेना है। मैनेजमेंट खुद का बनाना है, किसी दूसरे का यूट्यूब चैनल से देख करके नहीं बनाना है कि वह कह रहा है कि हिंदी 4 घंटे पढ़ लो, हिंदी 4 घंटे पढ़ लो, जीएस 2 घंटे पढ़ लो, या फिर किसी ने बोल दिया हिंदी 1 घंटा पढ़ लो, जीएस 3 घंटा पढ़ लो। तो इस तरह से नहीं, आपको खुद से बनाना है कि मान लीजिएगा कि आपका हिंदी स्ट्रांग है, आपका हिंदी स्ट्रांग है, तो आप क्या करेंगे कि 1 घंटा भी अगर हिंदी को दे देंगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपका मैथ मान लीजिएगा वीक है, तो आप देना चाहते हैं इसको 3 घंटा। तो इस तरह से आप अपने अनुसार जो आपका सब्जेक्ट अच्छा है, स्ट्रांग है, उसको थोड़ा सा कम समय दीजिएगा, और जो थोड़ा सा वीक है उसको अभी समय थोड़ा ज़्यादा दीजिएगा। लेकिन जैसे ही आपके 15 दिन हो जाएं, 20 दिन हो जाएं स्टडी करते हुए, उसके बाद आप थोड़ा सा अपोजिट कर देंगे। आप क्या करेंगे कि अपने जो अच्छा सब्जेक्ट है आपका, उसको आप थोड़ा ज़्यादा समय देने लगेंगे, जिससे कि आपका जो अच्छा सब्जेक्ट है वहाँ से आपके मार्क्स तो कट हो ही ना। यानी कि मान लीजिएगा हिंदी आपका अच्छा है, तो आप कोशिश करेंगे कि हिंदी जो आपकी 37 नंबर से आ रही है, तो आपकी यदि अच्छी है तो आप लोग 35 तक पहुंच जाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा ये आपके लिए। तो इस तरह से आपको ये भी नहीं करना है कि आपको लगता है कि आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी पढ़ना ही छोड़ दें। नहीं, आपको सभी को समय देना है अपने अनुसार, और टाइम का मैनेजमेंट भी आपको अपने अकॉर्डिंग ही करना है, किसी दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं करना है। और आपको डेली सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कहने का मतलब है सारे सब्जेक्ट का मतलब ऐसा नहीं करना है कि आप जीएस पढ़ने बैठ गए और आपने कहा आज हमें हिस्ट्री भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, और उसके बाद में आप देखेंगे तो आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी है। तो इस प्रकार तो आप सिर्फ और सिर्फ जीएस में ही उलझे रह जाएंगे। कहने का मतलब है आपको मैथ भी पढ़ना है, आपको रीजनिंग भी पढ़ना है डेली, और आपको हिंदी भी पढ़ना है। और बचता है इसके बाद में आपके पास जीएस। तो आपको क्या करना है, जीएस के कोई भी 2 सब्जेक्ट ले लिए या फिर कोई भी एक सब्जेक्ट ले लिए जो कि आपको डेली पढ़ना है अलग अलग करके। जैसा मान लीजिएगा कि आज आपका मन है हिस्ट्री पढ़ने का, तो आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, फिर इसके बाद कल आप पॉलिटी पढ़ लेंगे, लेकिन फिर आप जो पहले हिस्ट्री पढ़ चुके हैं उसको भूल जाएंगे। तो उसको क्या करेंगे, उसको अगले आने वाले दिन को आप 10 मिनट या 15 मिनट देकर देखेंगे भी, उसको एक बार रिवाइज़ कर लेंगे। जो भी आपने पढ़ा है उसको जल्दी जल्दी एक बार देख लेंगे, जिससे कि आप भूले नहीं। आपको डेली ही ऐसा ही करना होगा कि आप जो पहले पढ़ चुके हैं 10 मिनट 15 मिनट दे करके उसको एक बार देख लेंगे, पेपर पलट पलट कर देख लेंगे कि आपने कल क्या पढ़ा था, जिससे कि आपके दिमाग में वह बातें रहें, फिट हो जाएं। अब बात करते हैं साथियों, आप लोग अपने कॉम्पिटिटर से कैसे आगे निकल सकते हैं, कैसे आप अपना स्कोर गेन कर सकते हैं। बात करेंगे सबसे पहले हम लोग हिंदी विषय के बारे में। देखिएगा साथियों, अधिकतर लोग क्या होता है, 90% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि हिंदी विषय को पढ़ते हैं, और किस तरह से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो लोग वर्णमाला पढ़ते हैं, वर्णमाला पढ़ लेंगे, उसके बाद जो भी व्याकरण हो गई आपका, फिर आपका जो भी हो गया, समास हो गया, संधि हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया वगैरह, ये सभी पढ़ लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये टॉपिक समझ में ही नहीं आते हैं, जो कि रस हो गया, छंद हो गया, और
अलंकार हो गया, ये आपका स्कोरिंग टॉपिक है। जो भी आपके पेपर में यहाँ से आप देखेंगे तो आपको 3 से 4 नंबर आपको देखने को आराम से मिल जाएंगे। और वहीं दूसरा आता है आपका साहित्य, और ये भी बहुत ही कम लोगों को याद हो पाता है। तो यदि आप लोग अपनी पकड़ इन 4 टॉपिक पर बना लेते हैं तो आप यकीन मानिएगा कि आप अपने कॉम्पिटिटर से 5 से 6 नंबर आगे निकल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी को हल्का समझ लेते हैं और रस छंद अलंकार को उतना समय नहीं देते हैं, और बाद में यदि कोई टफ प्रश्न आ जाता है तो उन लोगों का गलत हो जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि यदि आपका हिंदी सब्जेक्ट अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको रस छंद और अलंकार और वहीं साहित्य को थोड़ा अधिक समय देना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सके। तो चलिए साथियों, अब हम लोग थोड़ा सा रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग सब्जेक्ट की बात की जाए तो 80 से 90% लोगों को आप देखेंगे तो उनकी रीजनिंग अच्छी होती है। लेकिन साथियों देखिए, रीजनिंग सॉल्व तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन उनकी स्पीड कम होती है। तो आप लोगों को क्या करना है, उन लोगों से स्पीड अच्छी रखनी है, क्योंकि आप सभी को पता है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का ही समय पेपर को सॉल्व करने को मिलने वाला है। और ऐसे में आप देखेंगे कि आपके 75 जो क्वेश्चन है वह सॉल्विंग वाले आने वाले हैं, जिसमें कि आपके मैथ प्लस रीजनिंग के प्रश्न होने वाले हैं। तो ऐसे में आपकी स्पीड अच्छी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कि पेपर छूट जाता है, क्योंकि टाइम टिकिंग क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। जैसा कि सीटिंग अरेंजमेंट से आ गया, कोई बड़ा सा क्वेश्चन आ गया तो बहुत सारे लोग उसमें अटक जाते हैं और नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, रीजनिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको, जिससे कि आपकी स्पीड अच्छी रहे और आप लोग जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है और लोगों के लिए और आपके कॉम्पिटिटर के लिए उनसे आप आगे निकल सकें। तो आप लोग उनसे आगे कैसे निकल पाएंगे, स्पीड अच्छी रखने से, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो अधिकतर आप देखेंगे 80 से 90% लोग ऐसे हैं जिनको रीजनिंग आती है या फिर उनको अच्छे से समझ आता है। लेकिन अच्छे से समझ आना और अच्छे से आना अलग बात है, और स्पीड अच्छी होना अलग बात है। अगर जिसकी ये दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं वही स्कोर यहाँ पर अच्छा कर सकता है। और रीजनिंग जो है आपका, ये एक आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और जिसकी रीजनिंग और हिंदी अच्छी हो जाएगी, अच्छी का मतलब है कि आप यहाँ पर देखेंगे 75 नंबर का आने वाला है दोनों, तो जो भी आपका 65 या फिर 68 के आसपास यहाँ से कर ले जाएगा तो उसका सिलेक्शन होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं साथियों मैथ के बारे में। तो देखिएगा, मैथ का आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत कम लोगों का अच्छा होता है, क्योंकि मैथ थोड़ा सा आपका टफ पड़ जाता है ऐसे लोगों के लिए जो कि आर्ट बैकग्राउंड के हैं या फिर जो कि बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं। तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि मैथ में आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। और यदि मान लीजिएगा कि आपकी मैथ अच्छी है तो आप लोग उन लोगों से आगे कैसे निकल सकते हैं जिनकी जीएस अच्छी है। तो ऐसे में आपको देखिएगा, जो सिंपल मैथ आ गई, जैसे मान लीजिएगा कोई परसेंटेज का आ गया, कोई एलसीएम एचसीएफ का आ गया, कोई सिंपल क्वेश्चन आ गया, वो तो सभी लोग कर लेते हैं। अधिकतर लोग उलझते किसमें, जो कि आपका नाव धारा से संबंधित कोई प्रश्न आ जाता है, क्योंकि यह प्रश्न होता भी हार्ड है और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा ले जाता है। तो इस चक्कर में काफ़ी लोग इसमें उलझे रह जाते हैं। तो आपको क्या करना है, नाव धारा चैप्टर आपका हो गया, और एक आपका आता है ट्रेन से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं, और आपके जो चक्रवर्ती ब्याज के जो प्रश्न आते हैं, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के। और वहीं बात कर ली जाए कि आपका जो मेंसुरेशन से संबंधित होता है, तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा आपके टफ रहते हैं, और यहाँ से आपका कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये चैप्टर क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो ये आपके स्कोरिंग चैप्टर हैं, यदि आपको ये अच्छे से आते हैं तो आप लोग अपना स्कोर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जीएस के बारे में। तो देखिएगा, जीएस का बात किया जाए तो जीएस एक समुद्र है, और यहाँ से कहाँ से क्या पूछ लिया जाए किसी को भी पता नहीं होता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उनको आपको देखना है, और आपको ये एनालाइज खुद से करना है कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको जीएस को लिमिटेड पढ़ना है। ऐसा ना हो कि आपने सोचा कि यार लूसेंट से कवर नहीं हो पा रही, लाओ हम लोग लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पढ़ लेते हैं, या फिर कोई दृष्टि आईएएस वगैरह की या पीसीएस वगैरह की बुक पढ़ लेते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, इससे आप अपना समय व्यर्थ करेंगे। तो आप लोगों को जीएस को लिमिटेड ही पढ़ना है। और क्या करेंगे कि आप लोग जो करंट अफेयर्स आपकी रहने वाली है, वह आपको लास्ट 6 मंथ की तो अच्छे से आनी ही चाहिए, और यदि आपके पास टाइम हो तो आप लोग 8 मंथ की लास्ट करंट अफेयर्स को देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से ही आपकी करंट अफेयर्स बनने वाली है। अब चलिए साथियों, प्रैक्टिस सेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, और आज से ही लगाना है, रोज़ लगाएंगे। आपकी चाहे तैयारी आप शुरू से कर रहे हो या फिर आपकी तैयारी अच्छी खासी हो चुकी हो, तो आपको डेली ही एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होता रहेगा और आपकी रीजनिंग और मैथ की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ से क्या करना है कि आप लोगों को डेली एक एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। और आप लोग प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाएंगे, तो देखिएगा, आपके पास ऑफलाइन आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, चाहे वह घटना चक्र का हो या फिर आपका यूथ पब्लिकेशन का हो। तो यहाँ से आपको एक प्रैक्टिस सेट खरीद लेना है, और आप क्या करेंगे, यदि आपके पास टेक्स्ट बुक का पास है तो आप लोग टेक्स्ट बुक का
ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट लगाते हैं और वहाँ लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि जो आपका स्कोर आ रहा है तो उस हिसाब से आपकी रैंक कितनी बन रही है, आप लोग कितने बच्चों से आगे हैं और कितनों से पीछे हैं, जिससे कि आप अपना एनालाइज खुद कर पाएंगे और आपको कहाँ पर वर्क करने की ज़रूरत है वो आपको पता चल जाएगी। वहीं बात की जाए, हर संडे को आप देखेंगे तो RWA का जो ऑफिशियल ऐप है, यानी कि रोज़गार विद अंकित का जो ऑफिशियल ऐप है, वहाँ पर आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट देखने को मिलता है संडे वाले दिन। तो उसको भी आपको अटेम्प्ट करना है, वहाँ से भी आपको अपनी रैंक पता चलती है। तो इस तरह से, और हर बार जब भी आप अपना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उसके बाद आप अपना एनालाइज भी करेंगे कि आपका कौन से टॉपिक से प्रश्न गलत हो रहे हैं, जिनसे कि आप लोग उन पर ज़्यादा ध्यान दे पाएँ। तो साथियों, यह थी हमारे द्वारा बताई गई वीडियो। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा।